और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं योगी के अखंड भारत प्लान की। जो 1947 में हुआ था वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। आदित्यनाथ जी कहाँ के मुख्यमंत्री? पाकिस्तान के हैं क्या? उत्तर प्रदेश के हैं? वहाँ की चिंता कब करेंगे? आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। ये जनता पार्टी वो कभी कोई देश के स्वतंत्रता संग्राम में तो ये लोग शामिल हुए नहीं, उनको क्या मालूम है। प्रधानमंत्री बने होते, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति रहते, ये हिंदुओं को ये दुर्दशा नहीं होती। मुद्दों का उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई लेना देना नहीं है, उन मुद्दों पे बात करते हैं। अगस्त 2024 यानी कि कल भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस मौके पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। लेकिन स्वतंत्रता दिवस की खुशी मनाने से पहले 14 अगस्त का दिन उस नरसंहार को याद करने का दिन है जब भारत के टुकड़े टुकड़े हुए और लाखों लोगों के नरसंहार के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का जन्म हुआ। विभाजन की इसी त्रासदी को याद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी बात कही है। योगी ने कहा कि 1947 में बंटवारे के वक्त जिस तरह हिंदू विरोधी हिंसा हुई थी, 1947 में जिस तरह लाखों हिंदुओं की हत्या हुई थी, वही इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है। योगी ने कहा कि अखंड भारत इस तरह की हिंदू विरोधी हिंसा का समाधान है। योगी ने यह भी कहा कि बंटवारे के वक्त 10 लाख हिंदुओं की एक साथ हत्या की गई थी। हिंदू विरोधी ऐसी हिंसा पाकिस्तान में भी हो रही है और बांग्लादेश में भी उसी तरह हिंदुओं को मारा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि बांग्लादेश में हिंदू घरों में आगजनी हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि हमने इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखा है। योगी ने यह भी कहा कि विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस चाहती तो देश का विभाजन नहीं होता। योगी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के हिंदू 14 अगस्त को मारे काटे जा रहे थे, दूसरी ओर कांग्रेस 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाने की तैयारी में मग्न थे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 की तरह बांग्लादेश के हिंदू चीख रहे हैं, मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन भारत में एक वर्ग के मुंह पर इसीलिए ताला लटका हुआ है कि कहीं उनका वोट बैंक ना खिसक जाए। बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उसकी वजह से या तो उसका विलय जल्द भारत में हो जाएगा या फिर पाकिस्तान खुद खत्म हो जाएगा। आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। जो 1947 में हुआ था वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। आज 14 अगस्त है, यानी विभाजन विभीषिका दिवस, यानी इतिहास की वो मनहूस तारीख जिस दिन भारत के 2 टुकड़े हुए, हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा हुआ, देश का विभाजन हुआ। आज योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश को एक बड़ा संदेश दिया, देश की जनता को अतीत की गलतियों को भविष्य में न दोहराए जाने का संकल्प दिलाया और याद दिलाई 1947 की वो त्रासदी जब एक तरफ देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ लाखों लोग अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए गए। सीएम योगी के निशाने पर थी कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो कार्य
इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ। वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। जो त्रासदी 1947 में हुई, वैसी ही त्रासदी आज बांग्लादेश में फिर से हो रही है। तीसरी बार हो रही है। जहां हिंदुओं को पहली बार 1947 में निशाना बनाया गया, दूसरी बार 1971 में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया और अब तीसरी बार 2024 में बांग्लादेश में सरेआम हिंदुओं का खात्मा किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि जो 1947 में हुआ वो बांग्लादेश में आज फिर हो रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भारत में विपक्ष की कोई आवाज नहीं निकल रही है। 1.5 करोड़ हिंदू चिल्ला चिल्लाकर अपनी अस्मिता को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन भारत के कथित सेकुलर लोगों के मुंह पर ताला लग गया है। योगी ने कहा कि वोट बैंक की चिंता में विपक्ष की मानवता मर चुकी है। दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। सीएम योगी ने आज पाकिस्तान पर एक बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने महर्षि अरविंद की बातों का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान की कोई वास्तविकता नहीं है, यानी दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का मुल्क भले ही नजर आता हो, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या फिर वो हमेशा के लिए अपना नामो निशान मिटाने पर मजबूर हो जाएगा। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसको नष्ट ही होना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इतिहास में हुई गलतियां दोबारा न हो, इसके लिए सतर्क रहना होगा। उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था। सीएम योगी ने विभाजन की त्रासदी के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जिस त्रासदी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, उसके लिए उसने कभी माफी नहीं मांगी, क्योंकि माफी मांगना कांग्रेस के चरित्र में ही नहीं है। योगी ने आरोप लगाया कि देश के अंदर जब भी कांग्रेस को मौका मिला, उसने लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की। 1975 में हुए दंगों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। देश के बंटवारे के लिए सीएम योगी ने कांग्रेस को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और यह भी कहा कि सिंध प्रांत जो हिंदू बहुल इलाका था, उसे कांग्रेस नेतृत्व ने पाकिस्तान में क्यों जाने दिया। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने जघन्य पाप किए हैं और इन पापों के लिए कांग्रेस को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विभाजन विभीषिका दिवस को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन 1947 में बंटवारे की भेंट चढ़े लाखों लोगों को और उनके साथ हुई भयानक क्रूरता को याद करने का दिन है। भारत में विभाजन विभीषिका दिवस को याद करने की शुरुआत आज से 3 साल पहले 2021 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 को घोषणा की थी कि जिस दिन को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मानता है और मनाता है,
वो भारत के लिए विभीषिका दिवस है, क्योंकि इस दिन बंटवारे की वजह से करीब 10 लाख लोगों की हत्या हुई और 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। यह इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था, जिसे 2021 तक पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के तौर पर याद किया गया। विभाजन की इसी विभीषिका को याद करते हुए आज योगी आदित्यनाथ ने अखंड भारत का जिक्र किया। वो अखंड भारत जिसका नक्शा भारत की संसद में भी लगा है। अखंड भारत के इस नक्शे में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा दिखाया गया है। इसी अखंड भारत का जिक्र कुछ वक्त पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कर चुके हैं। इस अखंड भारत से टूटकर अलग हुए बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में से सिर्फ भारत इकलौता ऐसा देश है जो आर्थिक सुपर पावर बनने की ओर जा रहा है। भारत से अलग हुए पाकिस्तान में इस वक्त भुखमरी जैसे हालात हैं और लगातार हिंसा की वजह से बांग्लादेश भी पाई पाई को मोहताज हो सकता है। पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश भी 1947 में भारत से अलग हुआ था। तब उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और नए टुकड़े का नाम बांग्लादेश पड़ा। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन कट्टरपंथ ने बांग्लादेश की हालत भी पाकिस्तान की तरह ही कर दी। बांग्लादेश में जबरदस्त हिंसा की वजह से वहां की अर्थव्यवस्था का पतन शुरू हो चुका है। पिछले कुछ महीनों से चल रहे हिंसक प्रदर्शनों की वजह से बांग्लादेश को अब तक 8 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार बेहद तेजी से नीचे जा रहा है और महंगाई ने पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बांग्लादेश में खाने पीने की कई चीजों के दाम एक महीने में 2 गुना से 3 गुना हो चुके हैं। बांग्लादेश के कई बैंक डूबने की कगार पर हैं और देश का सप्लाई सिस्टम पूरी तरह से ठप हो चुका है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है बांग्लादेश के कट्टरपंथी, जिन्हें कोई आंदोलनकारी बता रहा है, कोई क्रांतिकारी। इसका मतलब यह भी है कि बांग्लादेश भी कट्टरता के उस हाईवे को पकड़ चुका है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 से ही चलना शुरू कर दिया था। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर सुलगी आग के दौरान वहां के हिंदुओं को टारगेट किया गया, मंदिर पर हमले हुए, उन्हें आग के हवाले किया गया, तो कई हिंदुओं को मौत के घाट उतारने की खबरें भी सामने आई। हिंदुओं के खिलाफ हुई इस हिंसा के विरोध में बांग्लादेश के हिंदुओं ने भी वहां की अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। ढाका से आई इन तस्वीरों में हिंदुओं का एक ग्रुप हाथों में अयोध्या के राम मंदिर का पोस्टर लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के आवास के बाहर प्रदर्शन करते दिखाई दिया। हिंदुओं के इस ग्रुप में पुरुष भी थे और महिलाएं भी। इसके साथ वो लोग भी थे जिनके अपने बांग्लादेश में हुई हिंसा के शिकार हुए थे। किसी के हाथ में अपने बेटे की, किसी के हाथ में अपने पति की, तो किसी के हाथ में अपने भाई की तस्वीर नजर आई। जानकारी के मुताबिक ये सभी बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में शिकार हुए थे। इनमें से कई लोग लापता हैं, तो कई की मौत हो चुकी है। ढाका के यमुना गेस्ट हाउस के बाहर प्रदर्शन करने वाले हिंदुओं के इस ग्रुप ने अपनी 8 मांगे मोहम्मद यूनुस सरकार के सामने रखी, जिनमें मंदिर के पुनर्निर्माण और हिंसा के दौरान लापता हुए लोगों की तलाश की मांग की गई। ढाका में जमुना गेस्ट हाउस के बाहर हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान झड़प की भी तस्वीरें सामने आई। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सदस्यों और सेना के जवानों के बीच मामूली झड़प भी हुई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की। मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करने वाले बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के अध्यक्ष वासुदेव धर, महासचिव संतोष शर्मा, सर्वजनीन पूजा समिति के अध्यक्ष जयंत कुमार देव समेत कई लोग मौजूद रहे। इन सबसे मुलाकात के बाद मोहम्मद यूनुस ने कहा कि वो एक ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जो एक परिवार की तरह हो। मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं पर हमले पर कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसकी पुष्टि न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के अध्यक्ष वासुदेव धर ने की। आप लोग ने
आप लोग ने क्या मोहम्मद यूनुस साहब को बताया कि कितने हिंदू परिवारों पर हमले हुए, कितने हिंदुओं की मौत हुई है? ऐसा कोई डेटा भी, आंकड़ा भी दिया? And after that, an army moved, and after that, after 9th August, today is starting. After 9th August, the condition of throughout the country started becoming normal. क्या उन्होंने इंश्योर किया है कि जिन मंदिरों पर हमला हुआ है उसको रिनोवेट कराएगी सरकार, नई सरकार, ऐसा कुछ? Yeah. They will help. They will help us to rehabilitate the temples. He will take every steps regarding the attack on Hindus. About temple houses and other attack on commercial installations and others. उधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के बाद मोहम्मद यूनुस मैनेज करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, तो इधर बांग्लादेश छोड़ चुकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में हिंसा पर चुप्पी तोड़ी है। देश छोड़ने के बाद शेख हसीना की तरफ से पहला बयान जारी हुआ। उनके बेटे सजीव वाजिद जॉय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। इस बयान में शेख हसीना ने बांग्लादेश में हुई हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और बांग्लादेश में हुई हिंसा को आतंकी हमला कहते हुए खुद को न्याय देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने हत्याओं के दोषियों को सजा देने की मांग की। अपने बयान में शेख हसीना ने अपने पिता और परिवार की कुर्बानियों को गिनाया और बंगबंधु की प्रतिमाओं के अपमान पर भी दुख जताया। यही नहीं, शेख हसीना ने बांग्लादेशी नागरिकों से 15 अगस्त पर अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की बरसी पर शोक मनाने की भी अपील की है। इधर शेख हसीना अपने पिता की बरसी पर शोक मनाने की अपील कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त की छुट्टी को कैंसिल कर दिया। बांग्लादेश की कई पार्टियों ने अंतरिम सरकार से आग्रह किया था कि 15 अगस्त को अब राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर नहीं मनाया जाए। 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। 15 अगस्त 1975 को सेना के अधिकारियों ने उनके घर को चारों तरफ से घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। तब से बांग्लादेश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है।